गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको बताएंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़ा है डिटेल में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है एक बेटा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका मेटल एटम होता है एंड द लिगेंड्स फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लिगेंड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द, या हम कह सकते हैं द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी बैलेंस्ड बाय आयनाइजेबल स्फीयर। जो यहाँ पर हमारे आयंस पड़े हुए होते हैं वो इससे वो कर सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर तक देख लिया था, उसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर्स में। लास्ट 3 लेक्चर्स आप देख चुके होंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने इनकी सभी डिटेल्स कर ली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेस क्या है, बनते कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बेसिक टर्म्स कौन सी यूज होती हैं एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यानी नाम हम कैसे लिखेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब आज हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, या बॉन्डिंग समझाने के लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी जो है वो आई है। तो सबसे पहले जो हमारे बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर समझाने के लिए जो थ्योरी हमारे पास आई थी, दैट थ्योरी इज नोन एज वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें तो वर्नर थ्योरी हमारी एक शॉर्टकट है वर्नर थ्योरी को याद करने का। दिस इज अ मेटल, दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी एंड दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी। तो इस शॉर्टकट की हेल्प से हम वर्नर थ्योरी को समझ सकते हैं। तो देखिए, वर्नर थ्योरी में जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या था। वर्नर कहते हैं कि मेटल एटम जो होता है that contains only 2 type of the valencies, that is primary valency and secondary valency. So first postulate is metal atom contain 2 types of the valencies, primary and secondary. तो आप देख सकते हैं, देखो इसके अंदर जो आपको शॉर्टकट बताया है मैंने, कैसे याद करोगे। मेटल एटम कंटेन्स 2 types of the valencies, this is primary valency, this is your secondary valency. सेकेंड पोस्टुलेट में कहते हैं वर्नर, ligands attached to the primary valencies are ionizable and that represents the oxidation state of the metal atom, and the ligands attached to the secondary valencies are non-ionizable and that represents the coordination number of the metal atom. आप देख सकते हैं, देखिए शॉर्टकट के अंदर आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि ये आयनाइजेबल होते हैं आयंस, और ये जो होते हैं ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसमें यही कहा है सेकंड पोस्टुलेट में कि लिगेंड जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है वो आयनाइजेबल होंगे एंड द लिगेंड्स व्हिच अटैच टू द सेकेंडरी वैलेंसीज वो नॉन आयनाइजेबल होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आयंस की फॉर्म में नहीं आते हैं। आपको डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस बताया था, उसमें यही बताया था कि ये आयनाइजेबल होते हैं, ये आयंस बन जाते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका एज इट इज रहता है, वो स्टेबल होता है, उससे कोई भी आयंस हमारे नहीं बनते हैं। देखिए, अब प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो ये जो आयंस होते हैं, इन आयंस की हेल्प से आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चार्ज फाइंड आउट करके आप मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही वर्नर ने कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है एंड वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम बाय यूजिंग दिस प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है। देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था ना कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द मेटल एटम बाय लिगेंड्स। भाई लिगेंड्स ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए मेटल एटम के साथ, वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। तो ये लिगेंड्स ही हैं जो अटैच है मेटल एटम के साथ एंड दैट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो आपको उससे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहते हैं कि मेटल एटम हैव फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसीज। अब भाई देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे बन रही है। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड बना रहे हैं हमारे, वो लिगेंड जो मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। मेटल एटम के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल जो होंगी वो फिक्स होंगी बेटा। एम्प्टी ऑर्बिटल अगर फिक्स होंगी तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज भी फिक्स होंगी, क्योंकि उतने ही हमारे लिगेंड्स अटैक कर पाएंगे। तो थर्ड पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं, मेटल एटम हैव फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसीज, सो फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे यहाँ पर है हमारा। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं बेटा, देखिए कि प्राइमरी वैलेंसीज हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होंगे और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों तरीके के आयन से सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने ये पीछे लिखा है, क्योंकि आगे कैटायन लिखते हैं हमेशा, पीछे एनायन लिखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है। अब क्वेश्चन अराइज बच्चे ये करते हैं कि मैडम पॉजिटिव आयन से क्यों नहीं सेटिस्फाई होगी। तो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो हम ये कह रहे हैं कि लिगेंड अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को डोनेट करते हैं, एटम को डोनेट करते हैं। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल
डोनेट अगर करेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही डोनेट करेगा। पॉजिटिव आयन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है बेटा, वो डोनेट कैसे कर सकता है, उसके पास एक्स्ट्रा थोड़ी है, वो तो कमी है उनके पास। तो इन्होंने कहा, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है बेटा। देन ये क्या कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है, देखिए प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, ठीक है, आयनाइजेबल है तो मतलब वो इजीली रिमूव हो सकती है, इजीली रिमूव हो सकती है तो मतलब हम उसको डैश लाइन से दिखाएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, मतलब वो फिक्स हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है तो उसको बेटा हमेशा सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में कहते हैं वर्नर कि प्राइमरी वैलेंसी हमारी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है तो उनको डैश लाइन से दिखाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है तो उसको क्या दिखाएंगे, हम हमेशा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। लास्ट पोस्टुलेट में कहते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी, देखिए हमने पढ़ा सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे फिक्स है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है तो यह फिक्स पोजीशन पे अटैक करते हैं, फिक्स पोजीशन पे अटैक करते हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मेटल एटम की जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उन पे लिगेंड अटैक करेगा, यानी उन पे लिगेंड अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑर्बिटल्स की अपनी क्या होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी के अंदर क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है हमारा, अब जिस डायरेक्शन पे हमारी ऑर्बिटल होगी वहीं पर तो हमारा अटैक होगा लिगेंड का। ठीक है, अगर अटैक होगा तो ऑब्वियसली पोजीशन फिक्स होगी, पोजीशन फिक्स होगी तो हमारी ज्योमेट्री भी वहां पर फिक्स हो जाएगी। तो हमारी ज्योमेट्री भी वहां पर अगर फिक्स हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हम इसकी हेल्प से, यानी सेकेंडरी वैलेंसी की मदद से हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, तो आयंस तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो उसी तरीके से हमारी प्राइमरी वैलेंसीज जो होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। तो बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट टेक्निक वी कैन कंसंट्रेट ऑल दीज पोस्टुलेट्स। हम इन सभी पोस्टुलेट्स को इजीली समझ भी सकते हैं, इजीली बता भी सकते हैं, इजीली याद भी रख सकते हैं कि वर्नर ने हमें क्या क्या पोस्टुलेट यहाँ पर दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था मेटल एटम की दो वैलेंसीज होती हैं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है। मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसीज बेटा फिक्स होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल दोनों से सेटिस्फाई होती है। प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसीज की फिक्स पोजीशन होती है तो उससे हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती है हमारी, बिकॉज आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, अब वर्नर ने जो हमें पोस्टुलेट दिए उन पोस्टुलेट्स की कुछ लिमिटेशंस, यानी वर्नर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस निकल के आई, कुछ खामियां निकल के आई। देखिए कुछ खामियां निकलेंगी तभी तो हम आगे अगली थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या खामियां निकल के आई, क्या कमियां हमारी वर्नर थ्योरी की निकल के आई, ये हमें नेक्स्ट देखना है। तो पहली कमी है कि वर्नर थ्योरी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमें लिमिटेड एलिमेंट्स ही दिखाते हैं। वर्नर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके दिखाते हैं, सभी एलिमेंट्स या सभी मेटल्स हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके नहीं दिखाते हैं। तो पहली लिमिटेशन ये रही हमारी वर्नर की कि why only selected elements, या हम कह सकते हैं only a few elements show the formation of complex compounds. Why only a selected elements or a few elements show the formation of complex compounds? ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन जो ये नहीं समझा पाए, why the bonds formed are directional in nature. Why the bonds formed are डायरेक्शनल इन नेचर। भाई हमारे जो बॉन्ड बन रहे हैं, जो भी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो डायरेक्शनल नेचर की है। ये बात ये वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नहीं समझा पाए कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्शनल नेचर के क्यों हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी, जो तीसरी लिमिटेशन जो है हमारी, वो ये रही, वाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर मैग्नेटिक इन नेचर, या वाई हम कह सकते हैं वाई सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आर मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, एंड वाई कॉम्प्लेक्सेस शो आइसोमेरिज्म इन द कंपाउंड्स। तो तीसरी जो लिमिटेशन रही वो ये रही, वाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर मैग्नेटिक
एंड शो आइसोमेरिज्म। तो इन बातों के आंसर वर्नर थ्योरी के पास नहीं थे कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्यों जो हमारे बॉन्ड्स बन रहे हैं वो डायरेक्शनल नेचर के बन रहे हैं, और क्यों हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है, वर्नर थ्योरी क्लियर हुई है, तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम और इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप बताइए हमें। थैंक यू।